जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से चल रही होगी। आप भी अच्छे होंगे और आशा करता हूं आपकी पूरी फैमिली अच्छी होगी। आप पढ़ाई को एंजॉयमेंट के साथ कर रहे होंगे। जैसा कि आपसे प्रॉमिस किया गया था कि आपका एसएससी एमटीएस का बैच लॉन्च हो चुका है और एसएससी एमटीएस के बैच में मैथ्स, रीजनिंग और जीएस की आपकी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। किसी कारण की वजह से मैं जीएस की क्लास नहीं ले पाया था। वो कारण था कि मेरी हेल्थ ठीक नहीं थी और हेल्थ ठीक ना होने की वजह से मैं अपना 100% नहीं दे सकता था। इसीलिए आपकी क्लासेस स्टार्ट नहीं हो पाई और 2 दिन आपकी क्लासेस डिले हो गई। उसके लिए मैं दिल से आप लोगों से क्षमा मांगता हूं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग क्षमा ही करेंगे। तो जैसा कि आपको बोला गया था, मैंने आपसे बोला था कि कौन से सेगमेंट से मैं स्टार्ट करूं। तो कुछ मेरे भाइयों का कमेंट्स आया था कि सर आप पॉलिटी से स्टार्ट करें। कुछ लोगों का कमेंट था कि आप जियोग्राफी से स्टार्ट करें। कुछ उनमें कमेंट्स ये भी थे कि आप हिस्ट्री से स्टार्ट करें। तो जब एनालिसिस किया गया तो एनालिसिस के बाद मैंने ये पाया, मैंने खुद एनालिसिस किया है, उसके बाद मैंने ये पाया कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो एसएससी एमटीएस में पूछे जाते हैं वो आपके पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से ही पूछे जाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन को ही शुरू किया जाए। मैथ्स की क्लासेस आपकी नहीं आ पा रही हैं, उसका रीज़न हेल्थ अभी बिल्कुल ठीक नहीं है। आपके सामने लग जरूर रहा हूँ और मेरी ये है कि मैं जब तक एक्टिव नहीं होता हूँ आपकी क्लासेस नहीं लेता हूँ। जब तक मेरे अंदर एनर्जी नहीं होती है मैं क्लासेस नहीं लेता हूँ। अभी हेल्थ पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है, इसलिए आपकी क्लासेस नहीं हो पाई हैं। और आप लोग दुआ करेंगे तो मेरी हेल्थ भी जल्दी ठीक हो जाएगी और आपकी मैथ्स की क्लासेस, जैसी आपकी जीएस की क्लास स्टार्ट होने वाली है वैसी मैथ्स की क्लास स्टार्ट होगी। और आज जीएस का जो पहला सेगमेंट मैंने आपसे बोला था, जो पहला हमारा चैप्टर होने वाला है, वो चैप्टर हमारा संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोग स्टार्ट करेंगे, संविधान के निर्माण से। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको खुद फील होगा कि आप संविधान का निर्माण कर रहे हैं। आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि आप संविधान का निर्माण नहीं कर रहे, मतलब आपको रियलिटी में फील होगा कि आप ही संविधान का निर्माण कर रहे हैं। मेरा मानना रहा है कि फैक्ट लर्न करने से बेटर है कि हम इंफॉर्मेशन हम अंडरस्टैंडिंग को समझें, हम अपनी समझ को विकसित करें। जैसे ही हमारी समझ विकसित होती है फैक्ट हमारे लर्न हो जाते हैं। अच्छा, 2 बातें। पहला तो मैं पूरी कहानी की फॉर्म में चीज़ों को बताऊंगा। कहानी की फॉर्म में चीज़ों को बताने के साथ साथ मैं जो भी बताऊंगा उनकी ट्रिक बताऊंगा। तो ये आपको एक कुछ खास यहाँ मिलेगा कि आपको ट्रिक जानने को मिलेगी। मतलब आप बने रहिए साथ में और इन्जॉय करिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भारतीय संविधान, तो यहाँ एक जो सबसे मेन चीज़ होती है वो पहला चीज़ आता है कि भारतीय संविधान, यानी कि भारतीय भारतीय संविधान। इसको हम बोलते हैं इंडियन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहली हमारे दिमाग में जो चीज़ आती है वो आती है कि ये भारतीय संविधान क्या है। ये क्या है भारतीय संविधान। तो भारतीय संविधान को मैं इस तरीके से आपसे डिफाइन करना चाहूँगा, जैसे आपके घर हैं, आपका घर है, आपके पिताजी हैं, तो आपके घर में आपके पिताजी के थ्रू आप किस समय घर के बाहर जाएंगे, किस समय आप घर से अंदर आएंगे, किस समय आप घर से बाहर जाएंगे, किस समय आप घर से अंदर आएंगे। कहीं कहीं तो मैंने ये देखा है कि ये भी होता है कि किस समय आप खाना खाएंगे, कितना आप मोबाइल यूज़ करेंगे। ये सभी बताया गया होता है हमारे पापा के थ्रू, मेरी मम्मी के थ्रू, मदर फादर, ये हम चीज़ों को बताते हैं कि किस समय आप क्या कार्य करेंगे। इसका मतलब क्या है कि मम्मी और पापा ने कुछ लॉज बनाए हैं, कुछ नियम बनाए हैं जिसके थ्रू आपको चलना होता है। कुछ नियम है जिनके बेसिस पर आपको चलना होता है। मतलब कि अगर आप रात के 10 बजे आ रहे हैं तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। अच्छा, कुछ फैमिली ऐसी हैं जहां रात के 10 बजे भी एंट्री मिल जाती है और कुछ फैमिली ऐसी भी होंगी, मान लो आप, कुछ फैमिली आपकी ऐसी हैं कि आपको रात के 10 बजे एंट्री मिल जाती है, लेकिन अगर वहाँ आप अपने किसी दोस्त पार्टनर को लेके जाएंगे, दोस्त मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, अगर आप किसी फीमेल दोस्त को लेके जाते हैं तो शायद वो अलाउ ना हो। ये क्या है, ये नियम है जो कि हमारे मदर, हमारे फादर के लिए, के थ्रू हमारे लिए बनाए गए हैं। तो उन नियम के बेसिस पर हमको चलना होता है। इसी तरीके, मतलब अब आपका एक घर छोटा है, आपके दादा ने बनाया, आपके चाचा ने बनाया, आपके पापा ने बनाया, किसी ने बनाया,
उसी तरीके से इसको अगर हम थोड़े बड़े लेवल पर देखते हैं तो अपने गांव में आते हैं हम। गांव में हमारे प्रधान होते हैं, प्रधान कुछ नियम बनाते हैं, उनके थ्रू लोगों को चलना होता है। उसके बाद थोड़े हम बड़े लेवल पे आते हैं तो हम अपने तहसील लेवल पर पहुंचते हैं, जहां एसडीएम होते हैं, जहां डीएसपी होते हैं। शायद आप लोगों में से कोई तैयारी कर रहा हो उसकी एसडीएम बनने की आते हैं। हम जिला स्तर पर पहुंचते हैं। तो ऐसे हर जगह कुछ नियम बनाए गए होते हैं जिनके बेसिस पर आपको चलना होता है। अब घर में कुछ नियम बनाए हैं, लेकिन घर में वो नियम लिखित रिटिन की फॉर्म में नहीं है। द लॉज इज नॉट इन फॉर्म ऑफ रिटिन। आपके घर में आपके पापा ने कुछ नियम बनाए हैं, लेकिन वो लिखित फॉर्म में नहीं है। मतलब वो ओरली आपको बताए गए, आपको मौखिक बताए गए। इसी तरीके से जब घर में आपको चलने के लिए नियम बनाए जाते हैं, उसी तरीके से इतने बड़े देश को चलाना है, तो इतने बड़े देश को चलाने के लिए कुछ नियम तो बनाने होंगे। अब इतने बड़े देश को चलाने के लिए ओरली तो पॉसिबल नहीं कि हम नियम बना सकें, तो इसके लिए एक लिखित दस्तावेज की ज़रूरत होती है। क्या मैंने बोला? फिर बोलता हूँ, इतने बड़े देश को चलाने के लिए एक लिखित दस्तावेज की ज़रूरत होती है। उसी दस्तावेज को हम संविधान कहते हैं। उसी दस्तावेज को हम क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। ऐसे भारत को चलाने के लिए एक बहुत बड़े, क्योंकि एक भारत बहुत बड़ा देश है, तो भारत को चलाने के लिए बहुत बड़े लेवल पर हमको नियमों की ज़रूरत थी। जैसे नियम कैसे? अगर आप हत्या करते हैं तो आपको क्या सज़ा मिलेगी? अब मतलब कोई भी नियम हो सकता है, मैं तो एक एग्जांपल ले रहा हूँ। तो ये सभी नियम आपकी किताब में लिखे गए हैं। उसी किताब को हम संविधान कहते हैं। तो संविधान का मतलब एक ऐसी बुक, एक ऐसा दस्तावेज, एक ऐसी विधि जिसके द्वारा, इसके थ्रू आपका पूरा देश में नियम बनाए जाते हैं या नियम चलाए जाते हैं, उसी को हम संविधान बोलते हैं। तो आप समझ गए होंगे संविधान क्या है। संविधान सबसे मेन किताब है। जैसे हम किताब पढ़ते हैं ना, तो सबसे हमारी जो मुख्य किताब है उसी को हम संविधान बोलते हैं। तो पहला हमारा जो टॉपिक था संविधान क्या है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और अगर किसी को किसी प्रकार कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। तो आई होप आप संविधान को समझ गए होंगे। अब इस संविधान तो समझ लिया कि हमें अगर कोई नियम बनाने हैं, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे, परेशान ना हो। आप ये मत बोलें कि क्या पढ़ा रहे हो, अभी मैं टॉपिक पर आऊँगा, लेकिन टॉपिक पर आने से पहले कुछ बेसिक बातों को जानना जरूरी है। वही बेसिक बातें आपको बता रहा हूँ। तो संविधान बना तो लिया, बुक में नियम लिख तो लिए, लेकिन बुक में नियम जो लिखे हैं वो नियम चलेंगे कैसे? तो उनको चलाने के लिए हमको ज़रूरत होती है सरकार की, या हम बोलें इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं गवर्नमेंट। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि इंग्लिश हिंदी दोनों भाइयों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब सरकार क्या है? तो सरकार जो भी नियम कानून किताब में लिखे गए हैं उनको इम्प्लीमेंट करती है। अब सरकार के भी 3 भाग होते हैं। सरकार की हम बात करते हैं तो सरकार के भी 3 भाग होते हैं। इसमें पहला जो हमारा भाग होता है उसको हम बोलते हैं विधायिका। क्या बोलते हैं? सब लोग नोट्स बनाएंगे, एकदम गजब के नोट्स बनाना, और ऐसे नोट्स बनाओ आप ताकि जब आप रिवाइज करने बैठो तो आपके दिमाग में एक चीज़ें आ जाए। दूसरा हम बोलते हैं कार्यपालिका। क्या बोलते हैं? कार्यपालिका। उसके बाद हम बोलते हैं न्यायपालिका। इंग्लिश वाले भाइयों और बहनों को भी बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको बोलते हैं हम लेजिस्लेचर। इसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव, और इसको हम बोलते हैं जुडिशरी। अब ये क्या चीज़ है? कोई भी नियम बना लिए तो कोई ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि कोई एक पर्सन ही उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सके। तो उनको इम्प्लीमेंट के लिए अलग अलग संस्थाओं की ज़रूरत होती है। तो पहला जो है, अब संविधान तो है ना, लेकिन संविधान में हमें, क्योंकि हमारा संविधान तो 1950 में बना था। अब 1950 में आप समझे गांव की क्या हालत रही होगी। आप जाते हैं गांव में, देखते हैं गांव में आज भी लोग, हमारे बड़े बुढ़ऊ होंगे तो बोलते हैं लला तुम का जानो हमारे टाइम क्या होता था।
अब तो लला सब मोबाइल में बिजी हैं, लेकिन हमारे टाइम कुछ अलग ही होता था। मतलब वो लैंग्वेज मैं नहीं बोल सकता हूँ बेसिकली, हमारे रवि सर आपको वो भाषा बोल के दिखाएंगे, है ना। वो भाषा आपको, क्योंकि वो एक गांव से मैं भी बिलोंग करता हूँ, लेकिन मैं काफ़ी टाइम से बाहर रहा हूँ, लेकिन रवि जी हमारे वो आपको भाषा बोल के दिखा देंगे। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप रवि जी बच्चों को बोल के दिखा दें, कल बोल के दिखाएंगे पक्का। तो मैंने क्या बोला कि कोई भी नियम बनते, हम 1950 में हमारा संविधान बना था, तो 1950 से आज मैं 1923 में हूँ, वो 2023 में हूँ, मतलब 73 ईयर्स हो गए हमारे संविधान को बने हुए। अप्रोक्स 73 तो नहीं, हम 75 या 76 बोल सकते हैं, क्योंकि संविधान तो काफ़ी पहले से बन रहा है ना। तो उस समय उनका माइंडसेट क्या रहा होगा, उस समय सोशल हमारे स्ट्रक्चर क्या रहा होगा, उस समय समाज की हमारी जो मतलब अरेंजमेंट है वो अलग तरीके से। संविधान में बहुत सारी चीज़ों को हम नया जोड़ते हैं और बहुत सारी चीज़ों को हम हटाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों को नया जोड़ते हैं और बहुत सारी चीज़ों को हम हटाते हैं, वो एक संस्था के द्वारा हटाते हैं। उस संस्था का नाम विधायिका होता है। उस संस्था का नाम क्या है? उस संस्था का नाम लेजिस्लेचर, दैट इज कॉल्ड लेजिस्लेचर या फिर विधायिका। किस तरीके से हटाते हैं? जैसे आपने देखा होगा संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, तो अभी तक 105 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो चुके हैं। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कौन करता है? वो हमारे करते हैं विधायिका। अभी तक कितने हो चुके हैं? 105, ठीक है, 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं अभी तक। सो संविधान संशोधन के थ्रू हम क्या करते हैं? भारतीय संविधान में कुछ ना कुछ नया हम जोड़ते हैं, नया घटाते हैं, ठीक है। समझ गए ना ये चीज़? अभी हम संविधान का निर्माण बताएंगे, उसके बाद आपको बताएंगे अनुच्छेद क्या होते हैं, भाग क्या होते हैं, अनुसूचियाँ क्या होती हैं, सब कुछ एकदम क्लियर कट होगा, शीशे की तरह। परेशान नहीं होना, बने रहना है, बस आपका प्यार दिखाना है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि जो भी नियम, जैसे एग्जाम्पल के तो नियम क्या हो सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू अभी लॉकडाउन लगा होगा, सबने देखा होगा, एकदम घर पे रह के ना मजे लिए होंगे, है ना। कई तरीके के मजे हो सकते हैं, अलग अलग लोगों के अलग अलग तरीके के मजे। जैसे कुछ नव युवक होंगे तो वो उन्होंने अलग तरीके से मजे लिए होंगे, कुछ जो बुजुर्ग हैं उन्होंने अलग तरीके से मजे लिए होंगे, कुछ जो बीच के हैं, जो शादी जिनकी अभी रिसेंटली शादी हुई है, उनके कुछ अलग तरीके से चीज़ें होंगी। और ऐसे लोग जो 30 साल के हैं, जो 35 साल के हैं, जिनकी वाइफ से झगड़ा होता रहता होगा, उनको तो जूता चप्पलें पड़ी ही होंगी ना, उन्होंने एक अलग तरीके से मजे लिए होंगे। तो अलग तरीके से लोगों ने अलग अलग मजे लिए हैं। तो लॉकडाउन में क्या हुआ? लॉकडाउन में जब हमारा देश में लॉकडाउन लगा तो उस समय एक ऐसे नियम की ज़रूरत थी कि सभी लोगों को मास्क लगाना है या कोई भी लोग बाहर नहीं निकलेगा। तो उस तरीके के नियम बनाने के लिए हमने विधायिका का हम यूज़ करते हैं। समझ गए होगे ना चीज़ मोटी मोटी? ठीक है। अब मान लो नियम तो बना दिए, जैसे मान लो एग्जाम्पल के थ्रू कि अगर आप कार में सीट बेल्ट नहीं बांधेंगे तो आपका चालान होगा, या अगर हेलमेट नहीं लगाएंगे तो चालान होगा। लेकिन बहुत सारे मेरे भाई बिना हेलमेट के घूमते हैं ना, 3 लोग बैठा लिए अपनी फुटफुटिया पे और आराम से घूम रहे। तो अगर आप हेलमेट नहीं लगाएंगे तो आपके ऊपर चालान कटेगा। नियम तो बना दिया ना विधायिका ने, लेकिन अप्लाई कैसे होगा, लागू कैसे होगा? विधायिका में तो अब विधायिका क्या है आप लोग पूछेंगे, तो विधायिका का मतलब जो नियम बनाते हैं, जैसे लोकसभा और राज्यसभा, ये हमारे क्या हो गए? विधायिका। क्लियर कट चीज़ें होंगी, इसको हम बोलेंगे लोकसभा और राज्यसभा। कुछ चीज़ें आपके ऊपर दे रहा हूँ, लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं, राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं, आपको बताना। मैं तो बता दूंगा, आपको बताना है कुछ, है ना। कुछ क्वेश्चन मैं आपको दूंगा ताकि आप होमवर्क में करें। तो लोकसभा में कितने सदस्य, राज्यसभा में कितने सदस्य, आपको ये बताना है। तो लोकसभा राज्यसभा जो भी नियम बनाते हैं, ठीक, उन नियम तो बना दिए ना उन्होंने, लेकिन वो नियम, वो लॉज इम्प्लीमेंट कैसे होंगे? तो वो नियम और वो लॉज इम्प्लीमेंट कैसे होंगे? तो इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें ज़रूरत होती है कार्यपालिका की। किसकी? कार्यपालिका की। कार्यपालिका में कौन आते हैं? डीएम हो गए, एसडीएम हो गए। कार्यपालिका भी 2 तरह की होती हैं। अभी मैं डीप में नहीं जा रहा हूँ, अभी इतना डीप में नहीं जाऊँगा। डीप में घुसूंगा तो हम बोलोगे सर क्या ही पढ़ा रहे हो। फिलहाल नियम को अप्लाई करने के लिए हम कार्यपालिका की नीड होती है। कार्यपालिका में हमारे डीएम एसडीएम आते हैं। अब मान लो नियम बना दिया सरकार ने, इन्होंने मान लो उन्होंने कोई नियम बनाया कि कोई भी 4 दिन तक बाहर नहीं निकलेगा। किसने बनाया? भाई इसने बना लिया। अब विधायिका का, वो कार्यपालिका का तो काम है कि उसको अप्लाई करना। कार्यपालिका ने डंडे मार मार के उसको अप्लाई करवा दिया, लेकिन वो नियम तो ठीक नहीं है ना।
तो इसके लिए हमारे पास न्यायपालिका है, एक स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका, अ फ्रीली जुडिशरी, कि अगर हमारे साथ कुछ भी गलत होता है तो हम न्यायपालिका में जा सकते हैं। न्यायपालिका मतलब हाई कोर्ट। न्यायपालिका का मतलब ये नहीं होता कि सुप्रीम कोर्ट, तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अधीनस्थ कोर्ट, सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट, सभी क्या है, कोर्ट्स ही हैं। तो आप जो है न्यायपालिका में जा सकते हैं। समझ गए? नियम बनाए, अप्लाई किया, कोई भी डिस्प्यूट हुआ, कोई भी विवाद हुआ तो आप कहाँ पहुँच गए? न्यायपालिका में। तो अब आपके सामने एक इमेज, आपके दिमाग में बैकग्राउंड बन गया है कि संविधान क्या होता है, सरकार क्या होती है, किस तरीके से वर्क करती है। अच्छा, इस तरीके से यूट्यूब पर बहुत कम लोग पढ़ाते हैं, मतलब नहीं, मैंने ये ट्रेंड नहीं देखा है, यूट्यूब पर बहुत कम नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इस तरीके से आपके दिमाग में क्लियर कट इमेज बननी चाहिए। एग्ज़ाम क्वालिफाई आप बहुत जल्दी यहाँ से कर जाएंगे, और एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के साथ साथ यू हैव अ लॉट्स ऑफ नॉलेज। ठीक है, आपके पास एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के साथ साथ एक नॉलेज भी होगी। अब हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, और इतना शानदार टॉपिक है, आई होप ईयरफोन लगा लो, मोबाइल को सामने रख दो, कप चाय में ले लिया, आपको सिर्फ इतना करना है, बस सुनना है। ठीक है, तो आगे का हमारा जो टॉपिक होने वाला है, उस टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं संविधान सभा के बारे में। अच्छा, संविधान कैसे बना? अभी तक हमने समझ लिया कि संविधान क्या है, किस तरीके से वर्क करता है, लेकिन अब हमको समझना है कि संविधान बना कैसे। तो ये हमारा जो मेन टॉपिक है, वो उस टॉपिक के ऊपर हम आते हैं हम, जो हमने बैकग्राउंड तो आपको समझा दिया। अब जो मेन हमारा विषय है, वो हमारा विषय है कि संविधान कैसे बना। तो सभी मेरे भाई हेडिंग देंगे। क्या हेडिंग देंगे? सभी हेडिंग देंगे अपनी। इसको हेडिंग दोगे आप, संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण। फिर वही चीज इंग्लिश में भी, यानी इसको इंग्लिश में बोलेंगे मेकिंग ऑफ इंडियन, और आगे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा चुका हूं तो मैं शॉर्ट में लिखता हूं CON, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इसको मैं इस तरीके से बॉक्स में आपको इस तरीके से इसको बंद कर देना है। संविधान सभा का निर्माण, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, समझाते हैं। पूरा ट्रिक के साथ याद हो जाएगा, समझ, परेशान मत हो। एक कहानी सुन लो ना, छोटी सी। संविधान सभा, जैसा कि आपको पता है कि भारत के ऊपर, इंडिया के ऊपर ब्रिटिश ने रूल किया काफ़ी टाइम तक। 1600 ईस्वी में ब्रिटिश कंपनी इंडिया में आई थी। मीन ब्रिटिशर्स केम इन इंडिया इन 1600 ईस्वी। ओके, तो 1600 ईस्वी में जब ब्रिटिश इंडिया में आए, और 1600 से 1947 तक करीब 350 साल के आसपास उन्होंने इंडिया से व्यापार किया, ट्रेड करने के साथ साथ इंडिया से बहुत सारा धन जो है, बहुत सारी मनी वो अपनी ब्रिटेन लेके गए। तो इंडिया, हम कह सकते हैं कि इंडिया के ऊपर खुद का एक नियंत्रण नहीं था। इंडिया हैव नॉट देयर ऑन गवर्नमेंट, इंडिया की खुद की सरकार नहीं थी। मतलब इंडिया में जो भी चीज़ें हो रही थी वो किसके थ्रू हो रही थी? ब्रिटेन गवर्नमेंट के थ्रू, ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू। ब्रिटिश गवर्नमेंट क्योंकि ब्रिटेन से इंडिया में अपना शासन चला रही थी। धीरे धीरे सब कुछ होता गया, इंडियन सहते गए। लेकिन जब 1850 के आसपास का समय आता है तो बहुत सारे इंडियन एजुकेशन को गेन करते हैं, बहुत सारे इंडियन एजुकेट होते हैं, जैसा कि आप लोग गेन कर रहे हैं। जब वो लोग एजुकेशन को गेन करते हैं, जब वो एजुकेट हो जाते हैं, तो वो समझते हैं इस चीज़ को कि हमारी खुद की गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो वो जब समझते हैं कि हमारी खुद की गवर्नमेंट होनी चाहिए, तो गवर्नमेंट होने के लिए उन्हें ये भी पता था कि एक दस्तावेज होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप समझ गए होगे ना कि संविधान मैंने आपको क्यों एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा कि हमारी खुद का एक संविधान होना चाहिए। तो इसी विषय में, इसी सब्जेक्ट को लेके 1895 में 1895 में तिलक जी ने अपने स्वराज बिल में
कब? 1800, पहले सुनते रहना फिर सब कुछ बता दूंगा। 1895 में तिलक जी ने, बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में अपने स्वराज बिल में, क्या, स्वराज विधेयक में पहली बार संविधान की मांग की। तो यहां पहला मैं लिखता हूं कि सर्वप्रथम संविधान की किसने मांग की? तो सर्वप्रथम आप लोग लिखो इस नोट्स को। मैं देखो, मैं कहानी छोड़ के ना छोड़ भी सकता हूँ, कहानी सुना के छोड़ भी सकता हूँ, लेकिन आप लोग लिखेंगे नहीं, मेरे को पता है, इसलिए मैं खुद बोर्ड पे लिख रहा हूँ। सर्वप्रथम तिलक जी ने, तिलक, सब लोग लिखना है, तिलक जी ने 1895 1895 में स्वराज विधेयक, देखो इंग्लिश में लिखने की नीड नहीं, लेकिन जो टर्म्स आपको लगेंगे ना मुझे इंग्लिश में लिखना है वो मैं लिखूंगा। इसको हम बोलते हैं स्वराज बिल, स्वराज विधेयक के माध्यम से संविधान की मांग की। किसकी मांग की? संविधान की मांग की स्वराज विधेयक के थ्रू, द बिल ऑफ स्वराज, तिलक जी ने, तिलक डिमांड्स द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया, मीन्स इन 1895 तिलक, परेशानी होने इंग्लिश हिंदी दोनों को, अपना किसी में प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, बस आपको समझना है। तो 1895 में तिलक जी ने स्वराज विधेयक के माध्यम से सबसे पहले भारतीय संविधान की मांग की, लेकिन ब्रिटिश, उनके मुंह तो खून लगा था ना। जैसे कभी कभी बहुत सारे लोग होते हैं ना, उनके मुंह खून लग जाता है। जैसे आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो बाहर चीज़ें खाते होंगे ना, तो उनके मुंह वो उस चीज़ का एक लग जाता है कि चाउमीन खानी, बर्गर खानी है। तो उसी तरीके से ब्रिटेन के मुंह तो खून लगा था ना, पैसे का खून, चूस रहे थे इंडिया को। इंडिया दैट इज कॉल्ड गोल्डन वर्ड। इंडिया को हम सोने की चिड़िया कहते थे। क्यों सोने की चिड़िया कहते थे, इस बारे में कभी डिस्कस करेंगे, है ना। इंडिया को सोने की चिड़िया क्यों कहते थे, इस बारे में डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं कि इंडिया के पास बहुत सारा सोना था, इंडिया के पास सोना तो था ही नहीं, गोल्ड नहीं था इंडिया के पास, लेकिन फिर भी हम उसको सोने की चिड़िया कहते थे। इस टॉपिक को कभी डिस्कस करेंगे। तो 1895 में जब तिलक जी ने स्वराज बिल के माध्यम से, स्वराज विधेयक के माध्यम से संविधान की मांग की, तो इस संविधान को ब्रिटेन के द्वारा डिनाई कर दिया गया, मना कर दिया गया। उसके तत्पश्चात, उसके बाद 1922 में कौन मांग करेगा, दिमाग लगाओ, महात्मा गांधी। देखो, इन्होंने तो सबसे पहले मांग की थी कि भारत का संविधान होना चाहिए, लेकिन महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत का संविधान होना चाहिए किसके थ्रू, जो कि भारत के लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से बना हो। मतलब कि इन्होंने बोला कि ऐसा संविधान होना चाहिए जो भारत के लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से बना हो। तो 1922 में महात्मा गांधी जी के द्वारा या हम ऐसे लिखो, ऐसे संविधान की मांग की गई, जो प्रत्यक्ष रूप से भारतीयों द्वारा बनाया गया हो, भारतीयों के द्वारा बनाया गया हो। 1934 में सबसे पहले महात्मा गांधी ने ऐसे संविधान की मांग की जो कि प्रत्यक्ष रूप से भारतीयों के द्वारा बनाया गया हो। इसके ऊपर
बहुत सारे ब्रिटिशवादियों ने सवाल उठाए, क्वेश्चन पुटअप किए कि कैसे आप संविधान बना सकते हैं, आप तो सभ्य नहीं है, आप तो सिविलाइज्ड नहीं है, आप संविधान कैसे बना सकते हैं। इस बात से नाराज होकर 1928 में, कब, 1928 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा मोतीलाल नेहरू के द्वारा नेहरू रिपोर्ट में संविधान बनाने का प्रयास हुआ। यहाँ पहले चीज क्या है, संविधान बनाने का प्रयास हुआ, किया गया, परंतु असफल रहा। 1928 में मोतीलाल नेहरू, जो कि जवाहरलाल नेहरू के पिताश्री हैं, उनके द्वारा संविधान बनाने का प्रयास किया गया, लेकिन असफल रहा। ये तो दूसरी बात है कि असफल रहा, लेकिन सबसे मेन चीज़ जो हमको याद रखनी है वो है कि उन्होंने प्रयास तो किया। तो अगर क्वेश्चन यहाँ से इस तरीके का पूछा जाएगा कि सबसे पहले किसने संविधान की मांग की, तो आप लगाएंगे तिलक जी ने। कब, 1895 में। सबसे पहले ये किसने कहा कि भारतीयों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से संविधान बनाना चाहिए, संविधान होना चाहिए, तो आप लगाएंगे महात्मा गांधी। और अगर इस तरीके संविधान बनाने का, तो आपका जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए कि मोतीलाल नेहरू ने। तो यहाँ तक आप चीज़ें समझ गए होंगे। लेकिन जब प्रयास असफल रहा तो भारतीयों को बहुत गिल्ट फील हुआ, अच्छा फील नहीं हुआ। मोतीलाल नेहरू को खुद अच्छा फील नहीं हुआ कि वो संविधान नहीं बना सके। उसके बाद 1934 में, 1934 में बाय मानवेंद्र नाथ रॉय, इन शॉर्ट्स वी कैन से M.N. रॉय, तो M.N. रॉय के द्वारा संविधान बनाने की बात की गई। और वो संविधान कैसा था, वो संविधान बनाने की बात की गई संविधान सभा के द्वारा। 1934 में M.N. रॉय ने कहा कि आप संविधान तो होगा, लेकिन उस संविधान का जो निर्माण किया जाएगा वो किसके द्वारा किया जाएगा, वो किया जाएगा आपका संविधान सभा के द्वारा। तो 1934 में, मैं लिख देता हूँ, आप लिख लेना थोड़ा सा, M.N. रॉय। और किसके द्वारा आपका संविधान का निर्माण किया जाएगा, आपका संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा, संविधान सभा के द्वारा। संविधान सभा के द्वारा, यानी कि 1934 में आप संविधान तो आपका बनेगा, लेकिन संविधान जो बनेगा वो संविधान सभा के द्वारा बनेगा। उसके बाद 1935 में कांग्रेस के द्वारा भी कहा गया, ऑफिशियल तरीके से कहा गया कि भारत का संविधान होना चाहिए। और 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने ये बोला कि भारत का संविधान होना चाहिए वयस्क मताधिकार के आधार पर। अब ये वयस्क मताधिकार क्या होता है मैं समझा देता हूँ। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने कहा भारत का संविधान होना चाहिए वयस्क मताधिकार के आधार पर। अब ये वयस्क मताधिकार क्या होता है, वयस्क मताधिकार को ये नहीं होता है कि 18 साल के आप अभी हो गए, वो नहीं है। वयस्क मताधिकार का मतलब ये है कि एक एज क्राइटेरिया रखा जाएगा, उस एज क्राइटेरिया के अंडर में जितने भी लोग आते हैं उनको वोट देने का अधिकार होगा। जैसे कि अभी जो वोट देने का अधिकार है वो 18 वर्ष के लोगों को है, 18 ईयर के लोगों को है। लेकिन उस समय जो वोट देने का राइट था, वोट देने का अधिकार था, वो 21 वर्ष के लोगों को था। तो बोला गया कि ऐसे भारतीय जो 21 वर्ष के हैं उनको वोट देने का अधिकार है।
उनके द्वारा संविधान सभा का निर्माण किया जाना चाहिए। और संविधान सभा के द्वारा जो है, हम बोलते हैं कि संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान का निर्माण किया जाना चाहिए। तो आप ये चीज़ें तो आप समझ गए होंगे कि मैंने क्या बोला कि सबसे पहले 1895 में तिलक के द्वारा, 1922 में महात्मा गांधी के द्वारा, 1928 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा, 1934 में एम.एन. रॉय के द्वारा और 1935 में कांग्रेस के द्वारा और 1938 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान का मांग की गई। अब हम समझेंगे कि इस मांग को ब्रिटेन ने स्वीकार किया नहीं किया, इस मांग को ब्रिटेन ने एक्सेप्ट किया नहीं किया, इस चीज़ को हम समझते हैं। इससे पहले हम इसको थोड़ा इरेज करते हैं और अच्छा, इस चीज़ की मैं ट्रिक भी आपको बता देता हूँ एक बार, ताकि आपको याद रहे ना। इसकी मैं ट्रिक आपके साथ साझा करता हूँ, पता नहीं वो आपको समझ में आएगी, मतलब आई होप आपको समझ में आएगी। मैं एक बार इसकी ना ट्रिक आपको बता देता हूँ। अब इसकी आप ट्रिक भी लिख लें, ताकि ट्रिक अब आपने नोट्स बना लिए, प्रॉपर नोट्स हैं। अब नोट्स के नीचे आप बड़ा सा लिखें ट्रिक। यहाँ क्या लिखेंगे आप? ट्रिक, क्योंकि ये बहुत मेन चीज़ है, कंपोनेंट है। ट्रिक के थ्रू आप पढ़ेंगे चीज़ों को तो आपको लंबे, आप स्टोरी तो आप समझ गए होंगे, अब ट्रिक की फॉर्म में अगर इसको लिख लेंगे तो आपको जो है वो ईजिली याद हो जाएगा। अब हम लिखें इसको कि 95 में तिलक, 95 में तिलक 22 कदम या 22 कदम चले। अब 1995 में तिलक जो है वो 22 कदम चले और 22 कदम चलने के बाद उनको जो है अपने मम्मी की याद आई। किसकी याद आई? मम्मी की याद आई। तो मम्मी की याद आई, 22 कदम चलने के बाद माँ की याद आई। किसकी याद आई? माँ की याद आई। अब जो माँ है और माँ की जो उम्र है वो, मतलब तिलक बहुत छोटे हैं, मतलब तिलक की जो उम्र है वो मुश्किल से 2-3 साल की, मतलब मैं ट्रिक बना रहा हूँ उसके थोड़ा आप समझिए, ठीक है। तो माँ की याद आई और माँ की जो उम्र है वो 22 वर्ष है, ठीक। 1995 में सॉरी नहीं, माँ की उम्र जो है वो 28 साल है, 28 साल, ठीक। 1922 में तिलक 22 कदम चले, 28 वर्ष की माँ की उनको याद आई। किनकी याद आई? किनको याद आई? तिलक को। थोड़ी देर रुकने के बाद फिर चले, क्योंकि उनको तो जाना था। वो जैसे ही चले, थोड़ी देर चलने के बाद जब वो थोड़ा आगे पहुंचते हैं, मतलब माँ की याद आई, रुके, लेकिन फिर उन्हें चलना स्टार्ट किया। और जैसे ही वो चले तो उसके बाद 35 वर्ष के मामा के पास पहुँचे। मामा के पास पहुँचे। मामा की एज कितनी है? 35 वर्ष। मामा के पास पहुँचे। कहाँ? 35 वर्ष के मामा के पास पहुँचे। अब जब वो 34 वर्ष के मामा के पास पहुँचे तो वहाँ मामा के साथ साथ उनको 35 वर्ष के अपने चाचा और क्या नाम, 35 वर्ष के उनके अपने, मतलब 35 और 38 ईयर के उनको वहाँ चाचा भी मिल गए, है ना। अब इसको समझते हैं आपको कैसे लर्न करना है। देखो, इसको आपको लर्न ऐसे करना है कि 95 में तिलक चले, मतलब तिलक सबसे पहले चले ना, तो सबसे पहले मांग किसने की? तिलक ने। कब की? 1895। इसको ऐड कर लो, 1895 में। जैसे ही वो चले तो 22 कदम पर माँ की याद आई। माँ मतलब महात्मा गांधी। कब याद आई? 22 में, मतलब 1922 में किसने सबसे पहले मांग की? महात्मा गांधी ने। उसके बाद जब माँ की याद आई तो थोड़ा और चले, थोड़ा और चलने के बाद जब वो चलते हैं तो 34 में, यानी 34 में मामा से मिले। 34 में मामा के पास पहुँचे। मामा का मतलब मानवेंद्र नाथ, मामा का मतलब एम.एन. रॉय, मामा का मतलब एम.एन. रॉय। फिर से समझ लो, 95 में तिलक जी चले, 22 कदम चले, 34 के मामा के पास पहुँच, 34 के मामा और 35-38 के चाचा के पास पहुँचे। अब चाचा से आपको याद रख लेना है जवाहरलाल नेहरू, और 38 तो लास्ट वाला है कांग्रेस। कांग्रेस की तो आपको पता ही है। कांग्रेस के कौन आपको पता है भाई? कांग्रेस को आपको पता है? आप लोग कमेंट करना किसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको पता होगा ना, बहुत फेमस है वो पर्सन, ठीक है। तो उसका नाम भी बहुत अच्छा है, वो पर्सन भी बहुत फेमस है, उसका नाम भी बहुत अच्छा है ना। तो हमने क्या कहा? हमने बात की
कि 95 में तिलक, 22 कदम चले, 28 माँ की याद आई और 28 माँ की याद आने के बाद 34 मामा के पास पहुँचे और 35-38 चाचा के पास लास्ट में वो रुक गए जाके। तो ये ट्रिक है, आप इसको इसके थ्रू आप याद रख सकते हैं। अभी और ज़बरदस्त मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ। तो अभी आप यहाँ तक समझ गए। आपने यहाँ तक क्या समझा? आपने यहाँ तक ये समझा कि कैसे किस तरीके से संविधान की मांग की गई, किस तरीके से संविधान की मांग की गई, है ना। अब हम समझते हैं कि जब संविधान की मांग की गई तो संविधान की मांग की गई, उस संविधान को ब्रिटेन ने स्वीकार किया या नहीं, मतलब ब्रिटेन ने उसको एक्सेप्ट किया है या नहीं है, इस चीज़ को आप समझें। ठीक है, देखो मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो को आप तो देखिए, लेकिन आप अपने पापा, फैन चला दो फैन, आप अपने पापा और मम्मी, जो मतलब पापा को तो आप दिखाइए ताकि वो इस चीज़ को समझें कि हमारा संविधान कैसा बना है, क्योंकि हम लोगों को अपने संविधान के बारे में कुछ ना कुछ नॉलेज होनी चाहिए। देखो अभी फ़ैन चल रहा है, तो अगर आपको फ़ैन की आवाज़ आ रही है ना, तो आप लोग एक बार कमेंट कर देना कि फ़ैन की आवाज़ आ रही है और आपको मेरी वॉइस ठीक से मतलब सुनाई नहीं दे रही है। अगर ठीक से सुनाई दे रही है देन नो प्रॉब्लम। ठीक है, संविधान का निर्माण हमने समझ लिया, किस तरीके से हमारे संविधान की मांग की गई। ठीक है, तो इस यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि पहले अब दूसरा मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जो भी मैं यहाँ पढ़ाऊँगा, ठीक है, उसका अगले दिन मतलब जैसे ही एक टॉपिक कंप्लीट होगा उसका एक ब्रीफली मैं टेस्ट लूँगा, 100% लूँगा, छोड़ूंगा नहीं। टेस्ट तो मैं लूँगा आपसे, है ना, जो भी पढ़ाऊँगा उसका टेस्ट होगा। अब संविधान की मांग की गई 1938 में आखिरी बार पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जिसे 1940 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा स्वीकार कर लिया गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया। क्यों किया गया भाई? हम तो अभी यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि क्यों कर लिया गया, क्योंकि संविधान की मांग तो हम 1895 से कर रहे थे। 1895, 1922, 1928, 1934, 1935, 1938, लास्ट में 1938 में ही उन्होंने हमारी मांग को क्यों स्वीकार किया? तो इसके पीछे का भी एक रीज़न है। तो अगर हमारी मांग को जो स्वीकार किया गया, तो हमारी मांग को जो स्वीकार किया गया वो किया गया 1940 में। उसका नाम था अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव, इसको अगर मैं इंग्लिश में बोलूं तो मैं बोलूंगा अगस्त प्रपोजल। अगस्त प्रपोजल, प्रपोजल अगस्त प्रस्ताव के नाम से 1940 में उनकी मांग को स्वीकार कर संविधान बनाएंगे। और संविधान जो बनाएंगे वो संविधान सभा के द्वारा बनाया जाएगा, और संविधान सभा के द्वारा संविधान बनाने के साथ साथ जो संविधान सभा का निर्माण होगा वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। किसके आधार पर? वयस्क मताधिकार के आधार पर। कब? 1940 में अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से। लेकिन क्यों स्वीकार किया गया 1940 में ही? क्योंकि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हैज़ बीन स्टार्टेड इन 1939। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया था, और द्वितीय विश्व युद्ध में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन को इंडिया की नीड थी। क्योंकि अब मैं थोड़ा इसकी बैकग्राउंड में जाता हूं और मैं बात करता हूं सेकेंड। आप देखो, आप बिल्कुल परेशान नहीं होना। आपको पॉलिटी ऐसी लगेगी ना, पॉलिटी, कि आपको एक बार मजा आएगा। तो आप प्लीज चीजों को ध्यान से समझें। द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध तो इनके स्वीकार करने का जो रीज़न है वो है द्वितीय विश्व युद्ध। तो जो द्वितीय विश्व युद्ध जो स्टार्ट हुआ है उसमें दो पावर थी। इसमें दो पावर थी। एक तरफ थे एलाइड ग्रुप, एलाइड पावर बोल दो इसको, एलाइड पावर, और जो दूसरी तरफ थी वो थी एक्सिस पावर। एक्सिस पावर,
इनको हिंदी में बोलते हैं मित्र राज्य, इनको बोलते हैं धुरी पावर या मित्र शक्ति, धुरी शक्ति। ठीक है, बताने की नहीं, कुछ चीज़ें आपको इंग्लिश में समझना चाहिए। तो एक तरफ थे कौन थे, मित्र, दूसरी तरफ धुरी। अब यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनेगा कि प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध कब स्टार्ट हुआ। तो जो द्वितीय विश्व युद्ध आपका स्टार्ट हुआ है, उसके स्टार्ट होने की जो डेट है वो है आपकी 1 सितंबर 1939 में। 1 सितंबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ। और द्वितीय विश्व युद्ध में जो एलाइड पावर की तरफ थे, उसमें एलाइड की पावर की तरफ थे, उसमें पहला था आपका यूएसए, दूसरा था आपका ग्रेट ब्रिटेन, और आपका जो तीसरा था मतलब यूएसए, ग्रेट ब्रिटेन, अभी मैं बात कर लेता हूँ। और दूसरी तरफ जो आपकी थी वो थी जर्मनी, जर्मनी, और यहाँ आपके थे जर्मनी के साथ इटली, जर्मनी के साथ इटली और जापान। ठीक, यहाँ जो हमारी तीसरी कंट्री थी वो थी रसिया, और जो चौथी कंट्री थी वो थी हमारी चाइना। आपको याद नहीं करना, आपको सिर्फ समझा देता हूँ। जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, द्वितीय सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने के लिए यहाँ हमारा है इंडिया, प्यारा सा इंडिया, कितना प्यारा सा हमारा इंडिया है ना, सब लोग इसकी रिस्पेक्ट करो, प्यारा सा इंडिया। अब ब्रिटेन को नीड थी किसकी, इंडिया की, किसको नीड थी, ब्रिटेन की। तो ब्रिटेन ने लालच में बोला कि हम आपको स्वतंत्रता दे देंगे। गांधी ने बोला नहीं बाबा नहीं, क्योंकि गांधी जी पहले भी धोखा खा चुके थे। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में गांधी जी जो थे उस समय 1914 में इंडिया आए थे, और उसी समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था। और जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था तो ब्रिटेन ने बोला था गांधी जी को कि आप हमारी सहायता कर दो, हम आपको आज़ादी दे देंगे। लेकिन ब्रिटेन चापलूस, चालाक प्रकार का एक देश था जिसने भारत को आज़ादी नहीं दी। तो महात्मा गांधी जानते थे कि नहीं, हम आपको ऐसे मदद नहीं करेंगे, आपको हमसे एक प्रॉमिस करना होगा। तो जो है ब्रिटेन जो है उनसे प्रॉमिस करता है, और प्रॉमिस करने के लिए 1942 में एक मिशन भेजता है। ब्रिटेन सेंट अ मिशन इन 1942 दैट इज कॉल्ड क्रिप्स मिशन। इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिप्स मिशन। क्या बोलते हैं, क्रिप्स मिशन। और गांधी जी जो हैं वो अलाउ कर देते हैं, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारत की तरफ से 10 लाख सैनिक जाते हैं। कितने, 10 लाख सैनिक जाते हैं, और बुरी तरीके से सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है। इसमें 5 करोड़ के आसपास लोग मारे जाते हैं, 5 या 8 करोड़ के आसपास शायद मारे जाते हैं। 3 करोड़ जो हैं वो सैनिक होते हैं और 5 करोड़ आम लोग होते हैं। भीषण नरसंहार होता है, भीषण नरसंहार होता है, जिसमें बुरी तरीके से चीज़ें होती हैं। और उसके बाद जब यूएसए नागासाकी, पहला बम हिरोशिमा और नागासाकी पर वो जब एटम बम गिराता है, उसके साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है। और जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है, व्हेन सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड, उस समय जो इकोनॉमिक कंडीशन थी ब्रिटेन की, मतलब सभी देशों की, ब्रिटेन की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही बेकार हो जाती है, और इतनी उसकी थू होती है पूरी दुनिया में बुरी तरीके से। अब क्या था कि ब्रिटेन को आज़ादी देनी थी। तो कुछ लोग बोलते हैं ना कि आज़ादी मिल गई, ऐसे मिल गई। नहीं, आज़ादी हम नहीं बोल रहे कि भारत के फ्रीडम फाइटर ने रोल प्ले नहीं किया, महात्मा गांधी ने रोल नहीं प्ले किया, लेकिन उसका कुछ भौगोलिक कारण भी था। और वो जो कारण था वो आपके सामने है कि यहाँ से ब्रिटेन की हालत ख़राब हो जाती है, और ब्रिटेन ही ने इंडोनेशिया, और उस समय 1947 में इंडोनेशिया और एक जावा और देश भी स्वतंत्र होते हैं। समझ गया ना चीज़। तो यहाँ से आपको समझना है कि भारत जब इनको 10 लाख सैनिक देता है, किसको, ब्रिटेन को, तो 1942 में आता है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन बोलता है कि ठीक है, हम आपको आज़ादी दे देंगे। लेकिन एक पर्सन तो सामने खड़ा होता है, दैट इज कॉल्ड मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना कहता नहीं,
हम भारत के साथ नहीं रहेंगे। हमें एक पृथक देश चाहिए। वी वॉन्ट अ फ्रीली कंट्री, वी वॉन्ट अ फ्रीली स्टेट, जो सिर्फ इस्लाम के लिए होना चाहिए, जो मुस्लिम के लिए होना चाहिए। किसने बोला? मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो आज अगर हम हिंदू और मुस्लिम भाइयों के बीच कोई फूट का कारण है, वो शायद मोहम्मद अली जिन्ना है। आज ये पाकिस्तान हमारे ऊपर बंदूक लिए खड़ा है, उसका कारण मोहम्मद अली जिन्ना है। समझ गए? तो यहाँ से और 1942 के बाद क्रिप्स मिशन वापस चला जाता है। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि जब युद्ध चल रहा होता है उस समय जो है, उस समय जो ब्रिटेन के पीएम होते हैं उनका नाम होता है चर्चिल। तो आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1940 या जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उस समय भारत के, उस समय क्या बोलते हैं, ब्रिटेन के जो पीएम कौन थे? वो थे चर्चिल। चर्चिल कौन सी पार्टी थे? कंजर्वेटिव। कौन सी पार्टी से? कंजर्वेटिव पार्टी से। ठीक है, इनका पूरा नाम विंस्टन चर्चिल है, लेकिन मैं आप शॉर्ट में याद रखें चर्चिल। इनका चर्चिल और एक कंजर्वेटिव पार्टी से। लेकिन जैसे ही युद्ध खत्म होता है, ये चर्चिल साहब, इनकी भी थू होती। और चर्चिल कोई मामूली व्यक्ति नहीं था। चर्चिल एक आर्मी में रहने वाला व्यक्ति था, जो 1914 में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है उसमें आर्मी में, मतलब आर्मी का एक ऑफिसर था, महत्वाकांक्षी था, एम्बिशियस था। तो युद्ध लड़ता है। और चर्चिल जो था वो बहुत सख्त था, वो भारत को फ्रीडम देना नहीं चाहता था। कौन? चर्चिल। और कंजर्वेटिव पार्टी की थू होती है। 1945 में इलेक्शन होते हैं और कंजर्वेटिव पार्टी हार जाती है। अब जब कंजर्वेटिव पार्टी हारती है, तो आपको एक बात और बता दें, यहाँ से आपको बहुत चीज़ें समझ में आ रही हैं कि सिर्फ ब्रिटेन में दो ही पार्टी सिस्टम है, एक है कंजर्वेटिव पार्टी और दूसरी है लेबर पार्टी। ब्रिटेन में कितनी पार्टी हैं? सिर्फ दो ही पार्टी हैं, एक है कंजर्वेटिव, दूसरी है लेबर पार्टी। तो अब लेबर पार्टी यानी मजदूर पार्टी, लेबर पार्टी का जो पीएम होता है उनको बोलते हैं हम इटली, यानी इनको बोलते हैं इटली। इटली जो है वो ब्रिटेन के पीएम बनते हैं। और जब क्लीमेंट एटली, इनका पूरा नाम है क्लीमेंट एटली जब ब्रिटेन के पीएम बनते हैं तो बहुत काफ़ी उदारवादी होते हैं। और जब क्लीमेंट एटली ब्रिटेन के पीएम बनते हैं तो वो भेजते हैं एक कैबिनेट मिशन। क्या भेजते हैं? कैबिनेट मिशन। अब वो कैबिनेट मिशन भेजते हैं और कैबिनेट को बोलते हैं, क्योंकि ये चाहते थे कि भारत को आज़ादी मिल जाए। वास्तव में वहाँ की कुछ स्थितियाँ, जब भारत को आज़ादी मिली है तो परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बन गई थी कि भारत को आज़ादी मिली। तो भारत की आज़ादी में भारत के वीर मंगल पांडे, कोई भी वीर स्वतंत्रता सेनानी ने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया, लेकिन कुछ स्थितियाँ भी ऐसी बन गई थी कि भारत को आज़ादी मिली। तो चर्चिल जो क्लीमेंट एटली जो कि ब्रिटेन के पीएम होते हैं, वो चाहते हैं कि भारत को एक तरीके से आज़ादी दें। और चाहते भी नहीं यार, चाहते तो कोई नहीं, लेकिन उनके सामने मजबूरी थी, क्योंकि इनकी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी बेकार हो रखी थी कि उसके बारे में कुछ कहना ही बेकार है। तो क्लीमेंट एटली कैबिनेट मिशन भेजते हैं और कैबिनेट मिशन से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो उसको हम एक नए पेज में देखते हैं कि कैबिनेट मिशन से आपके अब कौन भेजेंगे? क्लीमेंट एटली, जो कि कौन है? ब्रिटेन के पीएम। वो क्या भेजेंगे? वो भेजेंगे आपका ब्रिटेन के पीएम, यानी ब्रिटेन के पीएम आपको भेजेंगे। ठीक है, अभी बस 10-15 मिनट और 10-15 मिनट क्लास हो जाएगी पूरी। हमारे जो सामने जो अनुज जी हैं तो वो बोल रहे हैं कि भाई 48 मिनट की वीडियो हो गई है, और 48 मिनट की वीडियो हो गई और आप इसको करें। लेकिन मुझे टॉपिक ख़त्म करना है ना, तो अब वीडियो चाहे 1 घंटे की हो, लेकिन टॉपिक ख़त्म करने के बाद ही मैं जाऊँगा। बीच में छोड़ के जाऊँगा ना तो वो फिर आपका फ्लो एक टूट जाएगा, है ना। टॉपिक ख़त्म करके जाना है। कभी कभी टाइम लग जाता है आप चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करने में। तो मैंने क्या बोला कि क्लीमेंट एटली, फिर से लिख देता हूँ भाई, क्लीमेंट एटली। ठीक है, हिंदी में भी क्लीमेंट इटली। ठीक है, आप कहीं इटली लिखा होता है वो आप इतना माइंड मत करना, बस समझ लो क्या है क्लीमेंट इटली। तो क्लीमेंट इटली जो कौन होते हैं? ब्रिटेन के पीएम। अब वो क्या करेंगे? वो भेजेंगे, सेंड करेंगे एक कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन,
ठीक है, वो भेजेंगे कैबिनेट मिशन। अब जो कैबिनेट मिशन भेजेंगे वो क्यों भेजेंगे? कैबिनेट मिशन इसीलिए भेजेंगे ताकि भारत के लोगों को आज़ादी दे सके। कैबिनेट मिशन आएगा तो कैबिनेट मिशन में 3 मेंबर होंगे। क्या होंगे? कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य होंगे। इसको हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं मेंबर। तो कैबिनेट मिशन में 3 मेंबर होंगे और उन 3 मेंबर को जो लर्न करने की जो ट्रिक है वो है PAS, मतलब पास से हम इसको लर्न करेंगे कि भारत को कैबिनेट मिशन जब आया तो भारत को जो है एक चीज़, भारत के लिए एक स्वतंत्रता का या संविधान बनाने का एक रूट मिल गया। P, पैथिक लॉरेंस। अब नाम है, इसको इंग्लिश में लिखें हिंदी में लिखें तो अब सिर्फ नाम ही है ना, तो पैथिक लॉरेंस ही होगा। इसको पैथिक, तो इसको मुझे लगता है कि 2 लैंग्वेज में लिखना ठीक नहीं। पैथिक लॉरेंस, ए मतलब AB अलेक्जेंडर, AB अलेक्जेंडर, ठीक है। एस का मतलब हो गया सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, स्टेफोर्ड। अब कहीं स्टेफोर्ड क्रिप्स लिखा होता है, परेशान नहीं होना। फिर मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्रोनाउंसिएशन कभी कभी गलत हो जाता है। स्टेफोर्ड क्रिप्स इनको बोलेंगे हम। क्या बोलेंगे? स्टेफोर्ड क्रिप्स। अब यहाँ से आएगा कि इनका अध्यक्ष कौन था, तो अध्यक्ष जो थे वो प्राइम से याद रखना पैथिक लॉरेंस। तो इसकी जो ट्रिक है वो क्या है? पास। हम सब कुछ आपको ट्रिक से ही बता रहे हैं। इसकी ट्रिक है पास इसकी ट्रिक है पैथिक लॉरेंस, AB अलेक्जेंडर, स्टेफोर्ड क्रिप्स। तो पैथिक लॉरेंस इसके क्या थे? पैथिक लॉरेंस को हम बोलते हैं ये भारत के सचिव थे, भारत सचिव, ठीक। पैथिक लॉरेंस थे भारत के सचिव। जो AB अलेक्जेंडर थे वो थे आर्मी हेड, यानी पैथिक लॉरेंस, AB अलेक्जेंडर, इनको हम बोलते हैं आर्मी प्रमुख, और ये जो हमारे स्टेफोर्ड क्रिप्स थे ये थे हमारे क्या नाम है, ट्रेड हेड। इनको हम बोलते हैं कि ट्रेड हेड, मतलब व्यापार के मतलब प्रमुख थे ये। तो इस तरीके से 3 सदस्य थे कैबिनेट मिशन में, पैथिक लॉरेंस, AB अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स। अब ये जैसे ही इंडिया में आते हैं तो इंडिया में आने के बाद ये बोलते हैं कि भारत का जो चुनाव होगा, यानी भारत में जो संविधान बनाया जाएगा वो संविधान एक संविधान सभा के द्वारा बनाया जाएगा। यानी क्या बोलते हैं ये बोलते हैं कि भारत में जो संविधान बनेगा वो किसके थ्रू बनेगा? संविधान सभा के थ्रू। किसके थ्रू? संविधान सभा के थ्रू। और बोलते हैं कि संविधान सभा के थ्रू तो बनेगा, लेकिन 2-3 बातें जो बोलते हैं उसको आप नोट कर लें। और बोलते हैं कि संविधान सभा के थ्रू जो भारत में संविधान बनेगा उस संविधान में कुल जो है वो सदस्यों की संख्या कितनी होगी? 389। इसमें इंक डालो यार थोड़ी, चल नहीं रहा ये। यानी कितनी होगी? 389। यानी कुल जो है वो सदस्यों की संख्या कितनी होगी? 389। अब जो 389 समझ रहे हो ना, कि जैसे अभी क्या बोलते हैं ना कि आपने विधायक देखे होंगे, सांसद देखे होंगे, इस तरीके से उन्होंने बोला कि भारत का एक संविधान बनेगा। संविधान बनाने के लिए भारत की संविधान सभा होगी और संविधान सभा में 389 मेंबर्स होंगे। कितने होंगे? 389। अब जो 389 मेंबर्स होंगे उसमें भी आपने देखा होगा कि जब चुनाव होते हैं तो कोई SC से होता है, कोई OBC से होता है, कोई ST से होता है। तुमने बोला कि इसमें जो 292 मेंबर होंगे वो ब्रिटिश प्रांत से होंगे। मतलब कहाँ से होंगे? ब्रिटिश प्रांत से, मतलब जहाँ ब्रिटिश का डायरेक्ट कंट्रोल था, ब्रिटिश प्रांत से। जिसमें 4 जो मेंबर होंगे वो कमिश्नर। स्टेट क्या होता है इसको बताएंगे। कमिश्नरी राज प्रांत बोल दो, कमिश्नरी प्रांत। कमिश्नरी प्रांत से तात्पर्य है ऐसे प्रांत जहां डायरेक्ट गवर्नर का शासन था, डायरेक्ट गवर्नर का रूल था। और बाकी के 292 हो गए
4 हो गए, बाकी के बचे हैं 93। 93 होंगी प्रिंसली स्टेट। क्या होंगी? प्रिंसली स्टेट। यानी कि जो 93 हैं वो होंगे प्रिंसली स्टेट, मतलब देसी रियासत। इनको क्या बोलेंगे हम? देसी रियासत। देसी रियासत। ठीक। दूसरी बात इन्होंने क्या बोली? एक तो पहली बात हो गई है, ठीक। दूसरी बात इन्होंने बोली कि प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर, यानी एक जो व्यक्ति है, यानी एक इसका जो मेंबर है वो 10 लाख लोगों की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा। 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व, ठीक। इन्हें जो तीसरी बात बोली वो इन्होंने ये बोली कि ये जो चुनाव होगा वो इनडायरेक्ट होगा, डायरेक्ट चुनाव नहीं होगा। जैसे हम लोग अभी हमारा क्या होता है? डायरेक्ट चुनाव होता है। लेकिन वहाँ इनडायरेक्ट चुनाव का मतलब क्या था? कि जो कुछ पैसे वाले लोग थे या जो एजुकेटेड लोग थे उन्होंने ही, मतलब जो इनका इलेक्शन हो रहा है उसमें 10 लाख लोगों पर एक मेंबर होगा और उस मेंबर का जो चुनाव होगा वो सब लोग चुनाव नहीं देंगे, क्योंकि उस समय, जैसे आज तो चुनाव हमारा हो जाता है ईवीएम के थ्रू या बैलेट पेपर के थ्रू, कुछ दिन पहले होता था। लेकिन उस समय भारत की स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो चुनाव करा सके। तो उन्होंने बोला कि चुनाव तो होगा, लेकिन चुनाव जो है वो अप्रत्यक्ष माध्यम से होगा, मतलब डायरेक्टली नहीं होगा। चुनाव में जो है, क्या कर रही है? हैं? हो गया? अब भाई मैं क्या बोलूं बताओ? अनुज भाई को मैं क्या बोलूं? मतलब भाई साहब इन्होंने, अब मैं बता देता हूँ आपको क्या इन्होंने किया है। अब भी मैं बताता हूँ आपको, लाओ मैं बता देता हूँ इन्होंने क्या किया है। बस बस करो, इतना ही डाला जाता है, बोला मुझे यार। इन्होंने इसको, मैंने बोला कि इसमें आप इंक डाल दो, तो इन्होंने इसको ओपन नहीं किया, इन्होंने ऊपर से इंक डाल दी है, ऊपर से इंक। समझो आप क्या ही बताओ मैं। तो मैंने क्या बोला कि 10 लाख लोगों की जनसंख्या पर एक लोग होंगे, 10 लाख लोगों की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि होगा। एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या पर? 10 लाख लोगों की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि। मैं देखो फ्लो टूट जाता है यार इस चीज़ से, क्योंकि मेरे पास कोई नोट्स वगैरह थोड़ी ना है कि मैं नोट्स देख के पढ़ा रहा हूँ, ये तो दिमाग में सब टूट जाता है। 10 लाख लोगों की जनसंख्या पर अब हाँ, चुनाव जो है वो, इलेक्शन जो है वो अप्रत्यक्ष होगा, मतलब डायरेक्ट नहीं होगा, इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा। कैसे होगा? इनडायरेक्ट का मतलब है कि उसमें एजुकेटेड और अमीर जो लोग हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया। आज तो हम देखते हैं ना, आज हमारा डेमोक्रेसी है, हम लोग सब पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन उस समय सिर्फ अमीर लोग और एजुकेटेड लोगों ने ही पार्टिसिपेशन किया था और 389 लोगों के लिए चुनाव हुए थे। अच्छा एक चीज़ और बता देता हूँ मैं कि कैबिनेट मिशन कब आया था। तो कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को आया था। कब आया था? 24 मार्च 1946 को। तो आप इसको लिख लें एक बार कहीं, इसको आप ध्यान से लिख लें कि मैं एक बार फिर से बोल लेता हूँ, साइड में हट जाता हूँ, इसको लिख लें कि कब आया। 24 मार्च 1946 में 3 सदस्य थे, पास के थ्रू रखेंगे। पैथिक लॉरेंस हेड थे, भारत सचिव थे, आर्मी हेड थे, ट्रेड के हेड थे, मतलब व्यापार प्रमुख थे ये, ठीक है। कितने मेंबर, इन्होंने क्या कहा कि कितने मेंबर्स होंगे? इतने मेंबर्स होंगे, 10 लाख लोगों पर एक अप्रत्यक्ष चुनाव होगा। इस तरीके से उन्होंने बोल दिया। कुछ दिन के बाद चुनाव हुआ। क्या हुआ? चुनाव हुआ। और चुनाव में, अच्छा हाँ एक चीज़ और, इन्होंने बोला कि सभी जो है वो, मतलब इन्होंने बोला कि चुनाव जो होगा वो इतने मेंबर्स पर होगा। एक चीज़ मैं और बताता हूँ आपको, नहीं जो भी चुनाव आपका होगा वो इन मेंबर्स पर होगा चुनाव, मतलब कि ये लोग नॉमिनेटेड होंगे। कैसे होंगे? नामित, यानी नामित होंगे ये, नॉमिनेटेड। यानी जैसे आज हम देखते हैं ना कि लोकसभा में, विधानसभा में कुछ लोग नामित किए जाते हैं ना, नॉमिनेटेड किए जाते हैं, तो ये लोग नामित होंगे, बाकी सबका चुनाव होगा। चुनाव हुआ भाई, कितने लोगों पर? इतने लोग, मतलब ये। और अच्छा, जो चुनाव हुआ उसमें देसी रियासतों ने भाग नहीं लिया, मतलब देसी रियासतों ने चुनाव में भाग लेने से मना कर दिया। मतलब किसी तरीके से चुनाव जो हुआ है वो 1992 उस पर चुनाव हुआ। अब हम बात करते हैं कि ये जो इसको थोड़ा हटाते हैं और हम बात कर लेते हैं अपनी 389 मेंबर्स की। आप इसको नोट डाउन कर लेना, वीडियो को पॉज करके भी आप देख लेना। मैं अब मैं आ जाता हूं अपने 389 मेंबर्स के ऊपर। किस पर? 389। जो 389 मेरे मेंबर्स थे, किसमें?
389। मैंने बोला कि 389 मेंबर्स पर चुनाव होगा। किसने बोला? इनमें थे, उसमें 3 पार्ट थे। पहला 290। अब जो 292 जो मतलब जो लोग थे, उनमें जो थे 292 ब्रिटिश प्रांत थे, यानी ब्रिटिश प्रोविजन से थे, ब्रिटिश प्रांत से थे, जिसमें 4 जो थे वो कमिश्नरी से थे। देखो आज में जो आज की यूटी है ना, वो कल की कमिश्नरी थी। मैं भी अच्छा इनकी भी ट्रिक मैं बता देता हूँ। देखो इनकी जो ट्रिक है 4 कमिश्नरी, इनकी याद करने की। देखो ये तो आपसे पूछेगा नहीं, आपसे ये पूछेगा कि ब्रिटिश प्रांत में कितने थे, ब्रिटिश प्रोविजन में कितने, आप बोलेंगे 292। लेकिन कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि कमिश्नरी में कौन थे या कौन नहीं थे, तो आपको याद रखना होगा। तो इसकी एक ट्रिक है, वो आप याद कर लीजिए। अकबर दिल्ली बढ़ा, अकबर दिल्ली बढ़ा। सबकी एक एक बिंदास आपको ट्रिक दे रहा हूं मैं, एक एक बेहतरीन ट्रिक। अकबर का मतलब अजमेर, क्या था? अजमेर। यानी मैं इनकी बात कर रहा हूं कि ये कौन कौन से थे। अजमेर। अकबर का से कुर्ग, कुर्ग। अकबर दिल्ली, दिल्ली एक तो दिल्ली हो गया, अकबर दिल्ली। बढ़ा बढ़ा बा से बलूचिस्तान। बताओ क्या आपको कुछ भी मैंने आपको लर्न करने के लिए तो कुछ नहीं दिया है, मैंने सिर्फ आपको स्टोरी बताई है। जो लर्न करा किया नहीं है आपने, मैंने आपको लर्न कराया है ट्रिक बता के। अकबर दिल्ली बढ़ा, अब ये तो बहुत इजी है ना। अकबर जो था दिल्ली का शासक था, वो दिल्ली बढ़ा, तो ये आपकी ट्रिक हो गई। अकबर दिल्ली बढ़ा, अजमेर, कुर्ग, बलूचिस्तान और दिल्ली, ये आपकी। अब आज की जो यूटी है वो इन्हीं से तो बनी है, कमिश्नरी से। अरे कमिश्नरी क्या होती थी? जहां सीधे गवर्नर जनरल का शासन होता था। ब्रिटिश प्रांत में तो सीधे गवर्नर जनरल का शासन नहीं होता था, लेकिन यहाँ सीधे गवर्नर जनरल का शासन होता था। अब मैं इसको हटाता हूँ, तो आप इनको लिख लेना। उसके बाद जो हमारी 93 बची हैं, वो थी हमारी देसी रियासत। क्या थी? इनको हम बोलते हैं प्रिंसली स्टेट, प्रिंसली स्टेट, देसी रियासत। ठीक है, तो इन्होंने तो मना कर दिया भाग लेने के लिए। हमारे पास बचे ये, यानी 296। अब 296 के लिए इलेक्शन होता है, यानी इनके लिए हुआ इलेक्शन, इलेक्शन हुआ। अब इलेक्शन में कांग्रेस को लग रहा था कि मुस्लिम लीग टक्कर देगी, मुस्लिम लीग को लग रहा था कि कांग्रेस टक्कर देगी। ऐसा हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ? जब इनके लिए इलेक्शन हुआ तो भाई जो मुस्लिम लीग को मिली हैं 73 सीट्स, कांग्रेस को 208 सीट, और 15 जो थे वो अदर्स थे। मतलब ये कौन थे? मुस्लिम लीग, मुस्लिम, कांग्रेस, अदर। ठीक, मुस्लिम, कांग्रेस, अदर। तो भैया अब तब मुस्लिम हार गई है, मतलब मुस्लिम लीग हार गई थी। तो मुस्लिम लीग को लगा कि अब तो जो है हम हार गए, मतलब हमारा अस्तित्व कम हो जाएगा, हमारा अस्तित्व कम हो जाएगा। तो उन्होंने इसका बहिष्कार कर दिया। क्या कर दिया? बहिष्कार। बोले नहीं, क्या बोल दिया? इसका कर दिया बहिष्कार। बोले नहीं, हम इसको नहीं मानते हैं, हम इसको नहीं मानते। आपकी संविधान सभा, आपका हम कोई भी चीज एक्सेप्ट नहीं करेंगे। किसने बहिष्कार कर दिया? मुस्लिम लीग ने। अब जब मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार कर दिया तो फिर क्या होता है कि कैबिनेट मिशन चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करते हैं, स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, लेकिन चीज़ें ठीक नहीं होती हैं। और मिस्टर जिन्ना सांप्रदायिक दंगे कराना शुरू कर देते हैं। सांप्रदायिक दंगे मतलब हिंदू मुस्लिम के बीच लड़ाई, हिंदू मुस्लिम के बीच लड़ाई होती, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। बाद में अंततः लास्ट में ये स्वीकार होता है कि ठीक है, दोनों देशों को अलग किया जाता है। अब दोनों देशों को अलग होता है तो 3 जून। अब ये क्वेश्चन आएगा कि पाकिस्तान कब अलग हुआ, तो 3 जून 1947 में पाकिस्तान अलग हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया। अब 3 जून 1947 में पाकिस्तान अलग हो गया, दोबारा से भारत का संविधान बनना स्टार्ट हुआ, और भारत का संविधान बनना 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बना। और जब भारत का संविधान बना तो उसमें कुल कितने मेंबर थे? 389। लेकिन जब भारत का संविधान बना तो उस पर सिर्फ 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए। ठीक,
कितने लोगों ने? 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए। तो आपको यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप करते हैं एग्जामिनेशन और आपको मिलते हैं। तो इतना ब्रीफली मैंने पढ़ा दिया है कि यहाँ से शायद ही क्वेश्चन आपका छूटेगा, मतलब यहाँ से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि 3 जून 1947 को पाकिस्तान अलग हो गया। पाकिस्तान अलग होने के साथ भारत के संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। संविधान निर्माण में कितना खर्च आया, कैसे संविधान बना, कितना समय लगा, कौन कौन लोग थे, क्या भीमराव अम्बेडकर ने बनवाया, किसने बनवाया, क्या थी, क्या रहा, कितने आर्टिकल्स हैं, कितने आर्टिकल में अनुच्छेद हैं, कितने भाग हैं, कितनी अनुसूचियां हैं, उन सारी बातों को आपको अगली वीडियो में चर्चा करूंगा। लेकिन इस वीडियो में जो पढ़ाया है आपको कैसा लगा? वीडियो तो लंबी रहेगी मेरी, ये बिल्कुल सोच के नहीं आना कि वीडियो आधे घंटे की होगी। 15 वीडियो में आपका सिलेबस ख़त्म कराना है तो इतनी बड़ी वीडियो तो हमको देनी होगी। लेकिन आप बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। और आज का हमारा टॉपिक वही यहीं ख़त्म होता है। फिर मेरी वही बात कि वीडियो के बीच में कभी बोलता नहीं हूँ कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एक बार दिल पर हाथ रख के अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार अपने प्यार के रूप में इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कम से कम 10 लोगों तक वीडियो को जरूर शेयर कर दें अगर आपको कंटेंट समझ में आया हो। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक नई वीडियो में। मस्त रहो। एक चीज़ लास्ट में बोलना चाहूँगा, बस मस्त रहो, पढ़ाई करो, मस्त रहो, एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करो, सरकारी नौकरी लो, मज़े से रहो। परेशान नहीं होना कि यार ये हो रहा वो हो रहा। लाइफ में चीज़ चलती रहती, अप्स एंड डाउन्स तो आते रहते हैं। लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगा, बस जिस काम के लिए हो वो काम करो। आपका काम है पढ़ाई करना। अभी आप पढ़ाई करो, किसी चीज़ के लिए परेशान ना रहो। बस सिर्फ आपका काम है मन लगा के, कमरा बंद करके, कमरे में पढ़ाई हो रही कमरे में करो। जो लोग बाहर रहते हैं लाइब्रेरी जा सकते हैं, लाइब्रेरी जाओ। रात में पढ़ो, दिन में पढ़ो, सुबह पढ़ो, दोपहर पढ़ो, रात में पढ़ो, रात भर जग के पढ़ो, सुबह उठ के पढ़ो। वीडियो को देखो, मजे लो, एंजॉय करो। संविधान कैसे बना, शायद आपको एक आज नई चीज़ सीखने को मिली होगी कि किस तरीके से हम लोगों ने संविधान को बनाया। अभी संविधान को कैसे बनाया वो तो बच्चा ही है। एक वीडियो और होगी।